ये है माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आज मैं जा रहा हूँ स्टॉकहोम, जो कैपिटल है स्वीडन कंट्री की। स्वीडन नॉर्थ यूरोप में आने वाला एक कंट्री है जिसके नेबरिंग कंट्रीज़ है नॉर्वे और फिनलैंड। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और 6:15 बजे ये प्लेन टेक ऑफ करेगा। ये रियान एयर की फ़्लाइट है और प्लेन का मॉडल है बोइंग 738। हमारा प्लेन बोस्निया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड की एयर स्पेस को क्रॉस करके स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में एंटर करेगा। स्टॉकहोम में टोटल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं: ब्रोमा, एरलांडा, स्कावस्ता एंड वेस्ट्रियाज। और हमारा प्लेन जा रहा है स्टॉकहोम एरलांडा एयरपोर्ट पर। हम पहुंच गए हैं स्टॉकहोम एरलांडा एयरपोर्ट और स्वीडन में माल्टा से बहुत ज़्यादा ठंडी है। नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ में साउथ यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। -1 डिग्री टेम्परेचर है। अब हमको एयरपोर्ट से शहर के अंदर जाना है। सिटी जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये सामने जो बस खड़ी है, आप इस बस के थ्रू जा सकते हैं, और दूसरा तरीका है ट्रेन। एयरपोर्ट से डायरेक्टली ट्रेन भी जाती है, तो आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। और ये बस जो है ये एयरपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। फ्लिक बसरना एयरपोर्ट कोचेज़। सामान आप अपना नीचे रख सकते हैं और आपको अगर टिकट लेनी है तो वो टिकट आप इस मशीन से लेंगे। सबसे पहले एक पानी की बोतल ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमको पूरा सिटी एक्सप्लोर करना है। मैं माल्टा से पानी की बोतल लेके नहीं आया क्योंकि फ़्लाइट में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 100 ml से ज़्यादा कोई भी लिक्विड ले जाना अलाउड नहीं होता। और देखिए यहाँ सरदार जी डिलीवरी कर रहे हैं। स्वीडन में जो स्टूडेंट वीज़ा पे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें फ़ुल टाइम यहाँ पे जॉब करना अलाउड है, तो वो फ़ुल टाइम यहाँ पे काम कर सकते हैं 24 आवर्स। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कॉलेज की फ़ीस अपनी जॉब से ही पूरी कर लेते हैं और अपना ख़र्चा भी उसी से निकाल लेते हैं, और उसके बाद भी उनके पास पैसे बच जाते हैं, वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर लेते हैं इंडिया में। इस टाइप की बस मैंने दुबई में भी देखी थी। स्वीडन कंट्री का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है और यहाँ की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। ग्रीन लाइट होने पर ही हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। पैदल रोड क्रॉस करने के लिए फुटपाथ है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर या साइकिल पर है तो उसके लिए वो यहाँ से क्रॉस कर सकता है, जो साइकिल का साइन है, और बाकी गाड़ियाँ लाइन के पीछे रहेंगी। स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। 1 स्वीडिश क्रोना इंडिया के 8 रुपये के बराबर है।
स्टॉकहोम सिटी काफ़ी सारे ब्रिजेस और आइलैंड से बनी हुई है। इसी वजह से स्वीडन को मिनी वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। स्वीडन में 95,000 ऐसी लेक्स मौजूद हैं जो 10 किलोमीटर से भी बड़ी हैं। यहाँ पे एक आइस होटल भी है जिसे 1980 में बनाया गया था, जो यहाँ का सबसे फेमस होटल है। और स्वीडन कंट्री की ज़्यादातर इनकम टैक्स से आती है। यहाँ पे हर चीज़ पे लगभग 25% टैक्स लगता है। यहाँ के लोग खुशी खुशी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस टैक्स के पैसों से ही उनका कंट्री डेवलप्ड बना है। कंप्यूटर का जो माउस होता है और जो हम घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उसका जो आविष्कार हुआ था वो स्वीडन में ही हुआ था। ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो हमें उस स्कूल की फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन स्वीडन देश में हाई स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने के और अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए भी पैसे मिलते हैं, $187 पर चाइल्ड। स्वीडन में एक गोल्फ क्लब बना हुआ है, लेकिन उसका आधा हिस्सा फिनलैंड में आता है और आधा स्वीडन में आता है। तो दो कंट्रीज़ के बीच में बना हुआ एक गोल्फ क्लब है। स्वीडन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये लोग अपने देश का 99% जो कचरा है उसको रिसाइकिल कर देते हैं और उससे देश की 50% बिजली बनाते हैं। 2016 में इनके यहाँ कचरे की कमी हो गई थी, तो ये बाकी देशों से कचरा इंपोर्ट करते थे और उससे अपने देश की बिजली बनाते थे और उस कचरे को रिसाइकिल करते थे। आप लोग ग्रेटा थनबर्ग को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये है वो, आपने इसको मीडिया में देखा होगा, इस लड़की को जो पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं। ये स्वीडन की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और ये है स्वीडन की पार्लियामेंट। और ग्रेटा थनबर्ग ने बहुत बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और पुलिस उसे उठा के ले जाती है। अभी मैं स्वीडन की पार्लियामेंट में एंट्री करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई रोकता नहीं है किसी को। टूरिस्ट यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता। मैं बार बार अपने फेस को स्ट्रेच कर रहा हूँ और आँखों को बंद कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पे ठंड बहुत है, तो इस वजह से चेहरे को भी ठंड लग रही है। स्वीडन काफ़ी फ्री कंट्री है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आते हैं। स्वीडन के भी काफ़ी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर। और ये कोई और भी है यहाँ पे। यहाँ आप किसी भी कंट्री से यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। It's a camera. Yes. See? A YouTuber. Yeah. Ah, that's why. He's a YouTuber. Yeah, yeah. अभी हम जा रहे हैं ओस्टरमार्शेलोन। ये यहाँ का एक फूड मार्केट है जो कि यूरोप के बिगेस्ट फूड मार्केट्स में से एक है। तो इधर चलते हैं, वो और आप पीछे की तरफ। अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए थे इसी शहर में जहाँ मैं हूँ। वो आए थे 2 दिन की विज़िट पर। वो इंडिया और स्वीडन के बायलैटरल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे, जिसके रिज़ल्ट में स्वीडन गवर्नमेंट ने इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था।
स्वीडन में ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा इंडियन लोग काम करते हैं अलग अलग फील्ड्स में, और इंडिया और स्वीडन ने मिलके ही ट्रू कॉलर ऐप बनाया था। ट्रू कॉलर का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, स्टॉकहोम में, स्वीडन में। अब फूड कोर्ट को देखते देखते मैं आप लोगों को इंडिया और स्वीडन की एक और स्टोरी बताता हूँ। ये बात है भारत की आज़ादी के समय की। देश की आज़ादी के 2 साल बाद 1949 में उड़ीसा के एक गांव में जन्म होता है एक लड़के का, जिसका नाम है प्रद्युमन कुमार महानंदा। प्रद्युमन कुमार महानंदा बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी सफाई कर्मचारी थे और उनकी माताजी लोगों की भविष्यवाणी किया करती थी। महानंदा धीरे धीरे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई लिखाई में नहीं था। उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर पेंटिंग बनाने में, स्केच बनाने में, इन तरह की चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो वो महेंद्र हाई स्कूल में पढ़ते थे उड़ीसा में, लेकिन उन्होंने वो स्कूल छोड़ के विश्व भारती आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया, जिसमें सिर्फ आर्ट्स के बारे में ही सिखाया जाता था। स्कूल के समय पे महानंदा के साथ बुरा व्यवहार भी होता था, क्योंकि वो एक दलित परिवार से आते थे। वो इस चीज़ के बारे में अपनी माँ को बोला करते थे कि लोग इस तरीके से क्यों सलूक करते हैं, ऊंची जाति नीची जाति ये क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ से आई हैं। उनकी माँ उन्हें कहती थी कि बेटा ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ये सब आने वाले समय पे सब ठीक हो जाएगा। महानंदा की माँ जो है भविष्यवाणी करती थी, तो उन्होंने अपने बेटे की भी भविष्यवाणी की थी। वो कहती थी कि कोई दूर देश से कोई राजकुमारी आएगी और तेरे को यहाँ से लेके दूर चली जाएगी। महानंदा इस बात पे बहुत हंसते थे। उनकी माँ उन्हें बोलती थी कि कोई राजकुमारी आएगी जिसके बहुत बड़े बड़े जंगल होंगे, जिसकी वृषभ राशि होगी, जिसको संगीत का शौक़ होगा, वो आएगी और तेरे को यहाँ से दूर ले जाएगी। धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई। उसके बाद महानंदा ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में एडमिशन ले लिया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट 1971 में, और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई करते करते उन्होंने एक बार एक स्केच बनाया था इंदिरा गांधी का, जो कि बहुत फेमस हुआ था। उस स्केच से महानंदा इतने फेमस हो गए थे कि उनको परमिशन मिल गई थी अथॉरिटीज़ से कि वो कनॉट प्लेस में एक फाउंटेन है, उसके पास में अपनी एक छोटी शॉप खोल सकते हैं लोगों का स्केच बनाने के लिए। कनॉट प्लेस में ऑलरेडी बहुत सारे स्केच आर्टिस्ट थे, लेकिन महानंदा सबसे फेमस हो गए क्योंकि महानंदा जो स्केच बनाते थे वो सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर देते थे। बाकी जितने भी स्केच आर्टिस्ट थे उनको 1-1 घंटा लग जाता था स्केच बनाने में, लेकिन महानंदा कोई भी स्केच सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर देते थे। महानंदा का काम बहुत अच्छा चलने लग गया था और उनकी आमदनी भी बहुत अच्छी होने लग गई थी और वो काफ़ी फेमस हो गए थे कनॉट प्लेस में। धीरे धीरे उनका काम सभी को इतना पसंद आने लगा कि अखबारों में भी उनकी फ़ोटो छपने लग गई और दूर दूर तक लोगों को पता चल गया कि कनॉट प्लेस में एक महानंदा नाम का शख्स है जो 10 मिनट में लोगों की स्केच बना देता है। अंग्रेज़ों के समय पे एक बस चला करती थी कलकत्ता से लंदन के लिए। वो बस भारत के कलकत्ता शहर से शुरू होके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस के रास्ते फिर लंदन जाया करती थी। अब आगे की स्टोरी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट जगह जो हम आए हैं ये है कुंगस्ट्रा गार्डन। कुंगस्ट्रा गार्डन जो है स्टॉकहोम सेंट्रल में आता है। स्वीडिश में कुंग्स का मतलब होता है किंग। कुंगस्ट्रा गार्डन है किंग का गार्डन। ये स्वीडिश किंग ने बनाया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पे आम आदमी को आने की इजाज़त नहीं थी पहले, लेकिन जब से स्वीडन डेमोक्रेटिक कंट्री बना है यहाँ पे ये ओपनली सभी लोगों के लिए इस गार्डन को ओपन कर दिया है। तो स्वीडिश किंग की मूर्ति भी है इधर पे। वन 50th एनिवर्सरी पे इनकी मूर्ति बनाई गई थी और इन्होंने एक फाउंटेन भी बनवाया था यहाँ पे।
वो फाउंटेन भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और यहाँ पे काफ़ी, अभी विंटर में यहाँ पे उतने फ्लावर्स नहीं हैं, लेकिन समर के बाद यहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स भी होते हैं। इन पे काफ़ी खूबसूरत फ्लावर होते हैं। और वो है फाउंटेन जो किंग ने बनवाया था। स्वीडन जो है यूरोप के सबसे ठंडे कंट्रीज़ में आता है। मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, मुझे आज पता चल रहा है कि मुझे ग्लव्स पहनने चाहिए थे। बहुत ठंड है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस पर। अभी हम जिस जगह पे आए हैं वो है स्कैल्पहाउसन, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, एक बार दिखाता हूँ। स्कैप्सहोल्मेन स्वीडिश वर्ड है जिसमें स्कैप का मतलब होता है शिप और होलमैन का मतलब होता है आइलैंड। तो स्कैप्सहोल्मेन है शिप्स का आइलैंड। यहाँ पे ये बीच है और यहाँ पे काफ़ी सारी शिप्स हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट जगह पर चलते हैं। अभी चलते हैं नेशनल म्यूज़ियम के अंदर।
अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कलकत्ता से लंदन के लिए जो बस जाती है और कौन कौन से कंट्रीज़ को वो क्रॉस करके जाती है, और महानंदा का काम कनॉट प्लेस में अच्छा चल पड़ता है। यहाँ तक मैंने आपको स्टोरी बताई थी। अब आगे शुरू करता हूँ। तो 1975 की बात है। महानंदा एक बार अपनी शॉप पर बैठे हुए थे कि तभी उनके शॉप में एंटर करती है एक विदेशी महिला, और वो आकर बोलती हैं कि मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी देखा है आपको अखबारों में कि आप बहुत अच्छा स्केच बनाते हैं, तो आप क्या मेरा भी स्केच बना सकते हैं। महानंदा उनको बोलता है कि हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं आपका स्केच बनाता हूँ। महानंदा अपना ब्रश वगैरह लेके तैयार हो जाता है और स्केच बनाना शुरू कर देता है, और बनाते बनाते उनकी बातचीत भी होती रहती है। महानंदा उनसे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो वो महिला कहती हैं कि मैं स्वीडन से हूँ और मैं लंदन में पढ़ाई कर रही हूँ, और लंदन से कोलकाता के लिए जो बस चलती है मैं उसमें आई हूँ, और अभी हमारी बस दिल्ली पहुँची है, तो मैंने आपके बारे में सुना था, तो मैं आपके यहाँ स्केच बनाने के लिए आ गई। फिर महानंदा उनसे उनका नाम पूछता है, तो वो बताती है कि उनका नाम है चार्लोट शेडविन। तो इसी तरह बातों बातों में 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और जो स्केच है वो बन के तैयार हो जाता है। महानंदा स्केच जो है चार्लोट को दिखाता है, लेकिन चार्लोट को वो स्केच पसंद नहीं आता। चार्लोट बोलती है कि आपके बारे में तो काफ़ी सुना था कि आप बहुत अच्छा स्केच बनाते हैं, लेकिन ये आपका स्केच उस तरीके का लग नहीं रहा। फिर महानंदा उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, आप इसके पैसे मत दीजिए, मैं आपका स्केच फिर से बनाता हूँ। लेकिन फिर चार्लोट बोलती है कि मैं कल फिर से आऊँगी, अभी मुझे कुछ काम है, तो मैं कल फिर से आऊँगी आपकी शॉप पर, तब आप मेरा स्केच बना दीजिएगा। तो वो चार्लोट चली जाती है। अगले दिन चार्लोट फिर आती है शॉप पर। अगले दिन फिर से महानंदा जो है ब्रश वगैरह सब कुछ लेके तैयार हो जाता है। 10 मिनट गुजरते हैं, स्केच बन के रेडी हो जाता है। फिर से वो स्केच दिखाता है चार्लोट को, लेकिन चार्लोट को फिर से स्केच पसंद नहीं आता। वो कहती है कि ये आपका काम ठीक लग नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आपके बारे में जो जो सुना था वैसा कुछ लग नहीं रहा है। तब महानंदा उनसे कहता है कि एक्चुअली ना, जब भी मैं आपका स्केच बनाना शुरू करता हूँ तो मेरे को अपनी माँ की बचपन में की गई भविष्यवाणी याद आने लग जाती है और मेरा ध्यान भटक जाता है। तो चार्लोट उनसे पूछती है क्या भविष्यवाणी, तो वो उनको बताते नहीं है भविष्यवाणी, वो सवाल करते हैं। वो पूछते हैं क्या आपके बड़े बड़े जंगल हैं, तो वो कहती है हाँ, मेरे स्वीडन में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। फिर वो कहता है क्या आपको संगीत का शौक़ है, चार्लोट बोलती है हाँ, मुझे संगीत का शौक़ है। फिर वो कहता है कि क्या आपकी राशि वृषभ है, तो वो कहती है हाँ, मेरी राशि वृषभ है। और ये तीनों चीज़ सुनने के बाद जो है महानंदा जो है वो मुस्कुराने लग जाता है। तो चार्लोट उनसे पूछती है क्या हो गया, क्या बात हुई है, तो महानंदा उनको बताता नहीं है। महानंदा ये बोलता है कि आप भारत घूमने के लिए आई हैं ना, तो क्या आप उड़ीसा चलेंगी घूमने, मैं आपको अपना राज्य दिखाना चाहता हूँ। तो चार्लोट बोलती है कोई नहीं, चलते हैं, मेरे को तो भारत घूमना है। फिर महानंदा चार्लोट को उड़ीसा लेके आता है, अपनी माँ से मिलवाता है, अपने पापा से मिलवाता है, और वहाँ कोणार्क का मंदिर है वहाँ भी लेके जाता है। और फिर इन्हीं बातों बातों में उनको बता भी देता है अपनी माँ की भविष्यवाणी के बारे में। तो उसको चार्लोट को बहुत हंसी आती है इस बात पे, और उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी अब तक। तो वो भी कहती है कि क्या पता तुम्हारी माँ ने जो कहा है वही सही हो। और इस तरीके से फिर दोनों जो हैं इंडिया में ही शादी कर लेते हैं। चार्लोट अपनी पढ़ाई के बीच में इंडिया आई होती है, तो वो बोलती है कि अब मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने वापस जा रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन जो महानंदा है वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मेरी फैमिली की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मैं उनको पूरी करके फिर आता हूँ। तो चार्लोट जो है फिर वही कलकत्ता से जो लंदन वाली बस है वो पकड़ के वापस चली जाती है। महानंदा वापस दिल्ली चला जाता है अपनी शॉप पर, लेकिन अब उसका काम पहले जैसा नहीं रहता। अब उसकी दुकानों में ग्राहकों का आना बहुत कम हो चुका होता है, उसकी आमदनी भी अच्छी नहीं रहती, उसका बिज़नेस मतलब लगभग बहुत कम हो चुका होता है पहले के मुकाबले।
तो वो अपना काम धंधा सब बंद करके उड़ीसा चला जाता है माँ बाप के पास। उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि तुम भी अब चले जाओ अपनी वाइफ के पास बाहर और वहीं जाके कमाओ, अब यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं चल रहा है ठीक से। चार्लोट और महानंदा एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। तो चार्लोट लेटर में बोलती थी कि अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब मैं वापस स्वीडन जा रही हूँ, अब मैं तुमको पैसे भेजती हूँ, अब तुम भी स्वीडन आ जाओ। लेकिन महानंदा बहुत ही खुददार आदमी था। वो कहता था कि मैं आऊँगा लेकिन मैं खुद से ही टिकट लेके आऊँगा, मैं आपके पैसों से नहीं आऊँगा। महानंदा ने छोटी मोटी बहुत सारी जॉब करी, उसने पैसे जोड़ने की कोशिश करी, बहुत जगह काम किया, लेकिन फिर भी वो कभी भी स्वीडन जाने के लिए टिकट, फ़्लाइट टिकट या बस की टिकट दोनों के पैसे नहीं जोड़ पाया। आखिर में महानंदा ने डिसाइड किया कि जितने भी पैसे जोड़े हैं उससे वो एक साइकिल ख़रीदेगा और साइकिल से ही अब स्वीडन जाएगा। तो महानंदा ने दिल्ली में एक साइकिल ख़रीदी, साइकिल से उसने चलना शुरू किया और वो रोज़ डेली साइकिल चलाता था 100-200 किलोमीटर और फिर रुक के कहीं पे भी रेस्ट करता था। तो धीरे धीरे भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान तक पहुंच गया महानंदा। उस समय पे किसी भी कंट्री का वीज़ा मिलना बहुत ही आसान हुआ करता था। ईरान पहुंचने तक महानंदा के सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो उसके बाद फिर महानंदा ने पैसों के लिए वही काम शुरू किया अपना स्केच वाला। वो कहीं पे भी अपनी साइकिल को लगा के वहाँ पे लोगों का स्केच बनाना शुरू कर देता था और उससे उसके बदले में जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना खाने पीने का खर्चा और फिर आगे अपना बढ़ जाता था। इस तरीके से महानंदा ने सारे बॉर्डर क्रॉस किए और वो टर्की से क्रॉस करके फिर यूरोप में घुस गया। फिर बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, इन सब का बॉर्डर क्रॉस करते करते एंड में वो स्वीडन में एंटर करता है। ये थी एक अनोखी कहानी भारत और स्वीडन के बीच की। ये है महानंदा एंड चार्लोट जब ये मिले थे 1975 में।